हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में। जैसा कि हम लोग ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, तो उससे पहले हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस को पूरा देखा। तो ये हम लोग की पॉडकास्ट वीडियो है जो मैंने बताया था कि अभी कुछ देर में मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दूंगा। तो अब आप लोग क्या करना, अपना आंख बंद करना या फिर कॉपी खोलना, दो काम में एक काम करना। और जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो आप लोग सुनते रहना। सबसे पहले बात, हम लोग पढ़े थे लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो हमारे जिंदगी में हमारे बॉडी के अंदर वो सभी प्रोसेस जिसके बगैर हम लोग अपना लाइफ का इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसे ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर कोई एक प्रोसेस भी रुक गया तो उसके बाद हम लोग का लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। उस लाइफ प्रोसेस में हम लोग ने चार प्रोसेस को देखा था। पहला था न्यूट्रिशन, दूसरा था हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा था एक्सक्रीशन और चौथा था रेस्पिरेशन। ये चार प्रोसेस में हम लोगों ने देखा न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि किस तरीके से हम खाना लेते हैं और उसे हम लोग का बॉडी यूटिलाइज करता है, इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद जो ये यूटिलाइजेशन हुआ है, इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये ग्लूकोज क्या करता है कि ये टूटता है और एनर्जी बनाता है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। जब रेस्पिरेशन बन गया तो उसमें कुछ वेस्टेज बने होंगे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, तो वो वेस्ट बॉडी के बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। और उस वेस्ट को जो ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकालेगा या फिर उस वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा या फिर जो ग्लूकोज को इनहेल करने के बाद ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे बॉडी में, वो करता है ब्लड। तो ब्लड क्या है? वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एग्जांपल है। तो इसे ही हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बॉडी के एक जगह से दूसरे जगह किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट को ही हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये चार टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर एनसीईआरटी के हिसाब से देखे थे कि किस तरीके से एनसीईआरटी ने बताया कि अगर कोई गाय को आप चरते हुए देख रहे हैं तो क्या वो लिविंग है या नहीं है। लिविंग और नॉन लिविंग चीज के बीच में आप लोग को फर्क बताया था। फिर हम लोगों ने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो न्यूट्रिशन कहते हैं मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। उसके बाद न्यूट्रिशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे। पहला था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा था हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस टाइप का न्यूट्रिशन था जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते थे। लेकिन ये क्या करते थे, हम लोग दो एनर्जी के फॉर्म में करते थे, या तो लाइट एनर्जी के हेल्प से करेंगे या तो केमिकल एनर्जी के हेल्प से करेंगे। उस हिसाब से ऑटोट्रॉफ को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए। पहला था फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा था कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ वैसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें लाइट एनर्जी जरूरी होती है कोई भी प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो फोटो ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल हम बताएं तो आप याद रखना, एल्गी, कुछ ग्रीन प्लांट्स, और एल्गी हो जाएगा, सम ग्रीन प्लांट्स हो जाएगा, और साइनोबैक्टीरियाज हो जाएंगे। साइनोबैक्टीरियाज में नॉस्टॉक, एनाबीना, एस्पायरोलिना और ऑसिलाटोरिया आते हैं। साथ ही साथ कीमो ऑटोट्रॉफ के बारे में देखेंगे तो वो केमिकल एनर्जी से अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल आपका तीन है। पहला नाइट्रोकोकस, दूसरा नाइट्रोसोमोनास, तीसरा नाइट्रोबैक्टर। ये हम लोगों ने कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ को पढ़ लिया। अब हम लोग आए थे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉफिक में हम लोगों ने तीन टाइप से पढ़ा था, एक अलग से पढ़े थे जिसको होलोजोइक कहते हैं। तो एक पहला था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होस्ट पर डिपेंड होते हैं। होस्ट किसे कहते हैं कि जैसे मैं हूं तो मेरे ऊपर अगर लाइस है, मतलब जुई है, तो वो क्या है, हम पे डिपेंड और हमें कोई भी फायदा नहीं दे रहा सिवाय नुकसान के। तो ये हो गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल। अंदर की बात करें तो पैथोजेंस भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। फिर सैप्रोफाइट होता है, इसमें डेड और डिके मटेरियल से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल में फंजाई था जिससे हम लोग मशरूम कहते हैं। तो ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल हुआ। फिर था सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक में दो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दूसरे वाले को फूड प्रोवाइड करते हैं और दूसरा वाला पहले वाले को शेल्टर देते हैं। तो ये हम लोग का सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े थे तो आगे हम लोग का एक और स्टेप आता है जिसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक में हम लोग फूड को इंटेक करते हैं और इंटेक करने के बाद बॉडी के अंदर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन का प्रोसेस होता है, उसे होलोजोइक कहते हैं। फिर होलोजोइक में हम लोग पढ़े थे दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। पहला था अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, एंड थर्ड हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़े थे। उससे पहले अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक को डिटेल में समझेंगे। ऑटोट्रॉफिक में हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस में क्या था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसे अगर हम लोग बचपन के लैंग्वेज में देखें तो प्लांट एयर, वाटर और सनलाइट को लेकर क्या करता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम लोग का दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लगता था। पहला था वाटर, दूसरा था
कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर आता था जाइलम से। आपको पता होगा कि जाइलम में 4 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है ट्रैकिड, एक होता है वेसल्स, दूसरा होता है जाइलम फाइबर, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा। जो ट्रैकिड्स और वेसल होता है ये कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, और ये क्या करता है कि जमीन से वाटर को खींचता है इन द फॉर्म ऑफ सैप। सैप किसे कहते हैं? वाटर और मिनरल्स के ग्रुप को सैप कहते हैं। अब ये सैप जैसे ही वो जमीन से ऊपर खींचा, ये यूनिडायरेक्शनल होता है कि मतलब वन साइडेड जाएगा, अब ऊपर से नीचे कभी ये नहीं जाता। ये प्रोसेस से डिफ्यूजन से प्रोसेस से होता है। अब क्या हुआ, जैसे ही जाइलम ऊपर खींचा, एक और होता है ट्रांसपीरेशन पुल, उससे होता है। तो जैसे ही जाइलम ऊपर खींचेगा तब क्या होगा कि ये जाएगा वाटर लीफ में। लीफ क्या करेगा, इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और लीफ के अंदर होता है क्या, तो गार्ड सेल। गार्ड सेल के बीच का ओपनिंग को स्टोमेटा कहते हैं। जैसे ही वाटर गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा और स्टोमेटा का ओपनिंग खुल जाएगा। ओपनिंग खुलेगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएंगे और ऑक्सीजन बाहर चले जाएंगे। अब ओपनिंग खुलने के बाद क्या होगा कि हम लोग के पास एयर भी आ गया है और वाटर भी आ चुका है। सनलाइट की जरूरत है, तो जैसी सनलाइट आएगी और सनलाइट को हम कैप्चर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो फिर हम लोग का रिएक्शन शुरू हो जाएगा। उस रिएक्शन को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड किए। पहला था लाइट रिएक्शन, दूसरा था डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है बाबू? तो लाइट रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें वाटर का क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है, कि लाइट से क्या होता है, वाटर टूट जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स टूटने के बाद लाइट रिएक्शन में हम लोग का O2 रिलीज होता है। डार्क रिएक्शन याद रखना, तो डार्क रिएक्शन में CO2 क्या होता है, हम लोग एब्जॉर्ब यूज करते हैं, और इसमें हम लोग का डार्क रिएक्शन में NADPH क्या होता है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखने का है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, तो वो ग्रैनम में होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। इतना हम लोग क्लियर कर चुके थे। जैसे ही हम लोग इतना बात डिस्कस कर चुके थे, तो फिर हम लोग न्यूट्रिशन का जो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक था वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। फोटोसिंथेसिस में बस इतना ही हम लोग को जानना था। फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन था उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनता है। ये सारे प्रोसेस के बाद हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल देखे थे। न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम लोग अमीबा के बारे में बात किए थे कि अमीबा में किस तरीके से पहला इंजेक्शन होता है। जैसे इंजेक्शन ले लेगा वो किस थ्रू लेता है, तो वो स्यूडोपोडिया के थ्रू लेता है। फूड पार्टिकल्स को अंदर लेने के बाद इंजेक्शन के बाद डाइजेशन करेगा, फिर एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर उसको एसिमिलेशन करेगा। एसिमिलेशन के बाद वो क्या करेगा, इजेशन करके वो निकाल देगा। ये सारा प्रोसेस हम लोग अमीबा में पढ़े थे। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। अमीबा के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है बाबू? होलोजोइक होता है। इसके अलावा अमीबा प्रोटिस्टा किंगडम का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से अपना सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है। फिर थोड़ा बहुत पैरामीशियम के बारे में एनसीईआरटी लिखा हुआ है, तो वो हम लोग थोड़ा सा देखे थे, फिर आगे बढ़े थे। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स की न्यूट्रिशन को हम लोग कैटेगरी में डिवाइड किए थे। पहला हम लोग माउथ में डिवाइड किए थे, तो जो माउथ के अंदर का स्ट्रक्चर है वो हम लोग पढ़े थे। माउथ के अंदर हम लोग का फर्स्ट टीथ होता है, सेकंड हम लोग का टंग होता है, तीसरा हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो जो टीथ का पार्ट होता है, टीथ हम लोग पढ़े थे कि टीथ हम लोग का कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो टीथ हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ देखे थे, तो वो अकॉर्डिंग टू एज देखे थे। एज के हिसाब से जो हम लोग का टाइप्स ऑफ टीथ था वो क्या क्या था, तो वो हम लोग का था फर्स्ट जो था एज के हिसाब से वो था इंसीजर। सॉरी, फर्स्ट था हम लोग का क्या, तो फर्स्ट था हम लोग का थीकोडोंट। एक मिनट, सॉरी, अब मैं बता रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। फर्स्ट हम लोग का था डेसिडुअस टीथ, तीसरा था परमानेंट टीथ। जो डेसिडुअस टीथ था वो उस टाइप के टीथ को कहते हैं जो टीथ बच्चों में निकलती है और वो टीथ 20 होती है। उसका अगर डेंटल फॉर्मूला मैं बात करूँ तो 2102 होता है। तो उसका डेंटल फॉर्मूला कितना होता है, तो वो होता है 2102, मतलब कि 2 4 8, 1:1 4 प्लस 0 प्लस 8, 8 8 16 4 20। बच्चों में क्या होता है, 20 दांत होते हैं। उसके बाद हम लोग एडल्ट टीथ देखेंगे जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। एडल्ट टीथ 4 टाइप के होते हैं, पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्री मोलर, चौथा मोलर। इंसीजर जो होते हैं वो कटिंग में हेल्प करते हैं, वो कितना होता है, वो 8 होता है। कैनाइन टीयरिंग में हेल्प करते हैं, वो 4 होता है। प्री मोलर क्या करते हैं, चीविंग में हेल्प करते हैं, वो 8 होता है। मोलर ग्राइंडिंग और चीविंग में हेल्प करते हैं, वो 12 होता है। टोटल हम लोग का 32 टीथ का सेट हो गया। अब क्या होता है, टीथ का हम स्ट्रक्चर पढ़े थे, बाहर का जो लेयर होता है वो इनामेल होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। उसके बाद का जो लेयर होता है उसे डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन के बाद अंदर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं, वहां से हम लोग का सेंसेशंस स्टार्ट होता है। फिर एक बात याद रखना कि हम लोग का टीथ का 3 पार्ट होता है। पहला होता है ऊपर का पार्ट जिसे हम लोग क्राउन कहते हैं, उसके बाद नेक का पार्ट, उसके बाद हम लोग का रूट होता है। अब ये टीथ का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग टंग पे आए थे। टंग देखे थे, तो टंग का 2 काम होता है। पहला होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, दूसरा टंग के ऊपर पैपिलाए होते हैं जो टेस्ट का फॉर्मेशन करने में या टेस्ट को पहचानने में रोल प्ले करते हैं। ये हम लोग देख चुके थे। और टंग क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स में एक है। उसके बाद आए थे सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं, पहला पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबल, तीसरा सबलिंगुअल। जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं वो साइड साइड में होते हैं, सबलिंगुअल क्या होते हैं, जबान के नीचे, और सबमैंडिबल यहाँ पे जबड़ा के नीचे होते हैं। तो ये 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं।
अब ये 3 टाइप के ग्लैंड में हम लोग का सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम रहता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन की अगर हम बात करें तो सलाइवरी अमाइलेज का बेस्ट फंक्शन ये है और मेन फंक्शन है कि वो सलाइवा सिक्रीट करता है। अब अमाइलेज क्या करता है, तो अमाइलेज एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट को वो माल्टोज में तोड़ता है, मतलब कि जो भी स्टार्च मुंह में है उसको वो माल्टोज में तोड़ेगा। माल्टोज कुछ नहीं होता, वो 2 ग्लूकोज एक साथ जब अटैच होते हैं उसे माल्टोज कहते हैं। अब एक एंजाइम और आता है माल्टेज, तो माल्टेज माल्टोज पे काम करके क्या करता है, वो डायरेक्ट ग्लूकोज बना देता है। अब यहाँ पे जब हम लोग का डाइजेशन हो चुका था माउथ में, फिर हम लोग आए थे इधर, तो इधर हम लोग 3 स्ट्रक्चर देखे थे। पहला था फेरिंक्स, दूसरा था गुलेट, तीसरा था ग्लॉटिस। जो ग्लॉटिस है वो स्ट्रक्चर है ट्रैकिया का। ट्रैकिया को ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। इसके ऊपर एक फ्लैप कवरिंग होता है जो इसको कवर करता है, उसको एपीग्लॉटिस कहते हैं। इसके पीछे का स्ट्रक्चर को हम लोग गुलेट कहते हैं। गुलेट का जो साइज होता है वहां से हम लोग का इसोफेगस की शुरुआत होती है। वहां से इसोफेगस 18 से 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है। इसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस का लेंथ 18 से 25 होता है। उसके अंदर पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है। वही मूवमेंट के थ्रू जो हम लोग फूड इंटेक किए थे वो स्टमक में चला जाता है। स्टमक में 3 टाइप के सेल आप लोग को पढ़ना है। ऐसे तो होते हैं 6-7 टाइप के सेल, 3 आपको पढ़ना है। पहला होता है म्यूकस सेल, दूसरा होता है पेराइटल सेल, तीसरा होता है चीफ सेल। म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रीट करता है, जो क्या करता है कि वो म्यूकस लाइनिंग को बचाता है। स्टमक के लाइनिंग को HCl से बचाता है। अब HCl का काम मैं बताऊंगा, तो HCl किल करते हैं किसको, जम्स को। साथ ही साथ HCl क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम बनाते हैं। ये एसिडिक मीडियम जरूरी है पेप्सिनोजेन के लिए। अब बात करते हैं पेप्सिनोजेन की, तो पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है एक सेल से जिसे चीफ सेल कहते हैं। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए HCl का आना जरूरी है। HCl आता है और पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जैसे ही हम लोग के पेट के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, फिर आते हैं रोल पैनक्रियास का। पैनक्रियास क्या करता है कि कुछ सिक्रीशंस बाइल जूस को साथ में लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में डालता है। अब जो फूड है वो ड्यूडेनम में आएगा और वहां पैनक्रियास से के एंजाइम से मिलेगा। तो पैनक्रियास 4 एंजाइम भेजता है, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है काइमोट्रिप्सिन, एक होता है अमाइलेज, एक होता है लाइपेज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, लाइपेज फैट का डाइजेशन करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और वो जो बाइल जूस आया था वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, मतलब फैट के ग्लोब्यूल्स को पहले छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देगा और उसके बाद पैनक्रियास का जो लाइपेज है वो उस पर एक्ट करेगा। फिर जैसी फूड डाइजेस्ट हो जाएगा यहाँ पे अच्छा से, तो फिर एब्जॉर्प्शन का काम स्टार्ट होगा दूसरा पार्ट से। दूसरा पार्ट को कहते हैं जेजुनम। पहले ड्यूडेनम की बात करें तो ड्यूडेनम का सी शेप का साइज होता है और 25 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। जेजुनम का जो लेंथ होता है वो 2.5 होता है और इसके अंदर थोड़ा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहां से सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन होता है, फिर आगे जाता है तो एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत होता है। और क्या होता है कि उसके अंदर कुछ सीक्रेशंस भी होते हैं, वो होता है इलियम में। इलियम हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसका साइज 3.25 से लेकर 50 तक होता है। जब इलियम के बारे में हम लोग डिस्कस कर गए तो इलियम के बाद हम लोग का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीकम। सीकम एक गोल सा पाउच होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। उस पाउच में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होता है और वहां पे सीकम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगा हुआ होता है, उसे हम लोग विलाई कहते हैं। वो विलाई क्या होता है कि वो विलाई उसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। उसका अभी कोई काम नहीं बताया जा चुका है एनसीईआरटी में, उसे वेस्टिजियल ऑर्गन इंक्लूड करते हैं। अब क्या होता है कि वो जो फूड हम लोग खाए हैं वो फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ 1.5 मीटर होता है। तो वो जो सीकम है, सीकम के बाद का स्ट्रक्चर पहला होता है असेंडिंग कोलॉन, फिर होता है ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर होता है डिसेंडिंग कोलॉन, फिर यहाँ से एस शेप का होता है, इसे सिग्मोइड कोलॉन कहते हैं। फिर उसके बाद रेक्टम में जाता है, वो वहां पे जमा होता है, फिर एनस के थ्रू निकल जाता है। हम लोग का 10-15 मिनट में पूरा न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।